तो उसके पैशन को देखना शुरू करते हैं, तो ऑर्गेनाइजर के पैशन से उसके बाद में वो एग्जीबिटर के पैशन पर आता है। तो वो वहाँ एक भाव था, खासतौर पर 2-3 बड़े जो मेजर शो थे, अभी हम गए वहाँ प्रमोशन के लिए, तो उसमें यही देखा हमने। इस फेयर का मैसेज बड़ा क्लियर है। हिंदुस्तान के निर्यातक जो हैं हमारे, खासतौर पे जो हैंडीक्राफ्ट के निर्यातक हैं, IGF के निर्यातक हैं, APCH के मेंबर्स हैं, उन सबके पास बेचने के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ है, और मार्केट अकेली अमेरिका नहीं है, मार्केट पूरा वर्ल्ड है। तो ये पहला मैसेज है। हम लोग इसी फेयर के माध्यम से इस साल लगभग 40 नई मार्केट को तराश रहे हैं। उसके साथ साथ क्योंकि हमारी ये 60th एनिवर्सरी है, 60th एनिवर्सरी को देखते हुए हमने अपने 1994 से जब हमारा पहला शो प्रगति मैदान के अंदर लगा था, उस टाइम से लेकर के अब तक जो एक्सपोर्टर्स EPCS के साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार फेयर को टच कर रहे हैं, आते हैं और बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे सम्मानित एक्सपोर्टर्स को हम रोज एक सम्मान का क्योंकि तादाद ज़्यादा है, करीब 100 से ऊपर एक्सपोर्टर्स हैं जो अभी तक लगातार आ रहे हैं, और कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो एक्सपो मार्ट में हैं और लेकिन हमारे फेयर के साथ में जुड़े हुए हैं। उनको हम सम्मानित का एक सम्मान देने का एक कार्यक्रम जो 5 दिन तक लगातार होगा वो हम करेंगे। उसके साथ साथ 16 तारीख को मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग भी 16 तारीख को निमंत्रित हैं और आकर के हमारा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसका नाम हमने दिया मंथन। Good morning everyone. Good morning all the press बंधु and बेसिकली आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 60th IGF फेयर के ऊपर है, और ये 60th है तो इसलिए इसको हमने बहुत स्ट्रांगली फेयर को हम कैसे सेलिब्रेट करें अपना 60वां एडिशन, इस पर काफ़ी हम लोगों ने जोर दिया है। और आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डेकोर के हिसाब से, डिज़ाइनिंग के हिसाब से, सिक्योरिटी व्यवस्था के हिसाब से, फूड एंड बेवरेज के हिसाब से, बायर के हिसाब से जो लुक फेयर को देना चाहिए, इस फेयर में हम लोगों ने हमारी टीम के साथ, IML की टीम के साथ पूरी तरीके से इस शो को एक नया लुक देने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि जब आप लोग भी जब एंटर कर रहे होंगे तो आपको कुछ अच्छी वाइब्स आई होंगी, और ये अभी तो हमारी शुरुआत है। अभी हमारे पास आज का पूरा दिन जो हमने नो वर्किंग डे आज रखा था, उसमें शुरू में जो डिसीजन था ये बहुत टफ डिसीजन था, और क्योंकि हमारा जो 30 साल से जो पिछला जो इतिहास रहा है उसमें ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आज सारे एक्सपोर्टर्स, मैक्सिमम 80 से 90% एक्सपोर्टर्स जो काम आज कल सुबह तक करते थे वो आज दोपहर तक 12 बजे तक अपने अपने काम से वो फ्री हो गए। उसके पीछे मंशा ये थी कि जनरली जो हमारे बायर्स फेयर्स में आते थे उनके फीडबैक्स हमारे पास जो रहते थे उनको दिमाग में रखते हुए हमने इस तरह का कठिन निर्णय लिया, और ये निर्णय से हम लोग हमारे ऊपर हमें ये लगा कि हम इसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे इस डिसीजन में, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, पूरी टीम के सहयोग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम अपने इस मकसद में कामयाब हुए। और आज कल जो फेयर जब खुलेगा मॉर्निंग में, तो फेयर खुलने का टाइम सुबह हमने एग्जीबिटर्स के लिए 7 बजे हमने फेयर्स खुलने के लिए खुलने का टाइम रखा है, क्योंकि 2 घंटे पहले आकर के वो अपना बूथ को
जो डस्टिंग, हाउसकीपिंग या हल्की सी जो और फेयर को बूथ को सजाने के लिए उनको टाइम दिया है। उसके साथ साथ फेयर का जो उद्घाटन है वो 11 बजे सुबह हमारे माननीय नंद गोपाल नंदी जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो यूपी से, उनके साथ दूसरे वाले मंत्री जी का नाम क्या? राकेश सचान, हाँ, राकेश सचान साहब, कपिल मिश्रा दिल्ली, वो कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे एमएसएमई के, और कपिल मिश्रा जी जो लॉ एंड एग्री और कल्चरल मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, और श्री तरुण राठी जी जो MOS हैं फिल्म काउंसिल से। उसके साथ एक हमारे रशियन डेलीगेशन से काफ़ी अहम व्यक्ति जो हमारे साथ कल मंच साझा करेंगे, वो भी मंच पे रहेंगे और उनके द्वारा इस फेयर का उद्घाटन होगा। 11 बजे उद्घाटन के बाद फिर हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी अपना शेप में शुरू हो जाएंगी, और रजिस्ट्रेशन हम बायर्स का 11 बजे से पहले ही, हम 9 बजे का हमने टाइम रखा है, 9 बजे हम बायर्स अगर आ जाते हैं तो हम अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर्स को ओपन कर देंगे। ओपनिंग हम भले ही जो है 11 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि हमें टाइम मंत्री जी से 11 बजे का मिला है, क्योंकि ओवरसीज़ बायर्स आ जाता है तो बिज़नेस को हम इफेक्ट नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ जो हमारी दिनचर्या है वो एक्टिविटीज़ हैं, वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें सिम्पोजियम्स का हम लोगों ने एक समय रखा है, जिसमें हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिनको इस ट्रेड के बारे में काफ़ी जानकारी है, चाहे वो ओवरसीज़ जानकारी हो या डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में जानकारी हो, इस तरीके के कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो सिम्पोजियम को कंडक्ट करेंगे और उसमें जो प्रतिभाग करेंगे, जो हमारे युवा निर्यातक हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन उसको अटेंड करेगी। और हमें लगता है कि इन सिम्पोजियम्स से जो नई पीढ़ी है उसको एक्सपोर्ट को समझने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके साथ साथ उसमें फॉर एग्जांपल डिज़ाइन से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो डिज़ाइन के ऊपर भी हमारा सिम्पोजियम है, कंप्लायंस के ऊपर हमारा सिम्पोजियम है, इसमें विशेषज्ञ लोग जो हैं उन लोगों को बुलाया गया है। उसके साथ साथ जो आपको पूरा फैक्ट शीट में सारा दे रखा है, आपको यहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन है हमारा एग्जीबिटर्स का और ओवरसीज़ बायर्स का और डोमेस्टिक बायर्स का, वो बहुत अच्छी तादाद में अभी तक का हमने जो अक्टूबर फेयर का जो रिकॉर्ड था वो हमने उसको ब्रेक करके हम आगे निकले। हालांकि अगर आप देखें तो अमेरिका का जो इशू है, अगर ये इशू जो हमारे ऊपर 50% और टैरिफ लगा, उससे हम लोग निपटने के लिए इस फेयर में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम कैसे रशिया, कैसे लैटिन अमेरिका, कैसे अर्जेंटीना, कैसे ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, इन सब बायर्स के ऊपर इनको इंडिया में लेकर के आके इस फेयर में कैसे हम बिज़नेस को बढ़ाएं और अमेरिका का जो हमें नुकसान होने वाला था या होगा उसको हम कैसे कवर करें। तो इन देशों को हमने पूरी तरीके से टच करा है और बहुत बड़े बड़े बायर्स जैसे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना से एक नहीं करीब 2 ग्रुप ऐसे बड़े आ रहे हैं जो आज तक कभी हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने आने की सहमति दी। तो ऐसे मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल बायर्स और ग्रुप के साथ में पूरे यहाँ बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें डोमेस्टिक बायर्स की, तो हमने डोमेस्टिक कस्टमर्स के ऊपर भी B2B के लिए इस बार प्लेटफॉर्म इस तरह का सेट करा है कि अच्छी कंपनीज आकर के, अच्छे ब्रांड आकर के, या आर्किटेक्टल जो लोग हैं, जो बड़े आर्किटेक्ट हैं इंडिया के, उनको भी हमने इनवाइट करा है
और उनका इनवाइट करने का मकसद हमारा ये है कि हम कैसे अपना B2B बिजनेस को बढ़ा सकें। पहले एक्सपोर्टर्स की ये मंशा होती थी कि हम डोमेस्टिक बिजनेस को एंटरटेन नहीं करें, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लोगों में एक अवेयरनेस आई है और उस अवेयरनेस के ज़रिए आज डोमेस्टिक बायर्स को भी एक्सपोर्टर्स एंटरटेन करता है, क्योंकि वहाँ अच्छा वॉल्यूम है और अच्छा मुनाफा है। और अच्छी बात यह है कि हमारे लोकल टू वोकल जो सेल है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, उसको भी हम इसमें समायोजित करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें बायर लॉन्जेस की, हमने 5 से 6 तरीके की लॉन्जेस यहाँ पर बनाई हैं। उसमें एक लॉन्ज विशेष रूप से हमने बनाई है जो गोल्ड लॉन्च करके इसका हमने नाम दिया है। गोल्ड लॉन्च हमारे बायर्स के लिए होगी। उसमें बायर्स आकर के अपना मीटिंग करना चाहे, किसी एक्सपोर्टर के साथ में मीटिंग कर सकता है। जनरली कभी कभी ऐसा होता है फेयर्स के अंदर एक एक्सपोर्टर के स्टॉल पे 5-5 बायर्स की क्यू रहती है और उसको बात करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग प्लान करनी है उसको, तो बायर और एग्जीबिटर दोनों उस लॉन्ज में जा कर के अपनी मीटिंग को कर सकते हैं। बैठ कर के एक प्राइवेट प्लेस है और उसके अंदर हमने बिल्कुल कल्चर इस तरह का दिया है जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हैं। और इस तरीके के बहुत सारे हमने जो चेंजेस थे या और बेटर करने की जो हमने कोशिश करी है, वो आप लोगों को फिज़िकली देखने को कल से मिलेंगे। और इसके साथ साथ हमने एक कैश एंड कैरी का जो हम अपना एक टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें IML के साथ में कैश एंड कैरी को कैसे हम आगे बढ़ाना है, उसके लिए कैश एंड कैरी को बढ़ाने के लिए हमने एक स्पेसिफिक एक बूथ लगाया है, जिसमें ये बताया जाएगा कि या दिखाया जाएगा कि कैसे हम डोमेस्टिक बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कैश एंड कैरी का मकसद हमारा सिर्फ इस फेयर तक सीमित नहीं है। कैश एंड कैरी को हम मुरादाबाद, जोधपुर, जयपुर, इन तीनों सिटीज़ के अंदर आने वाले टाइम में लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसका मकसद ये रहेगा कि अगर मुरादाबाद में कोई विजिटर्स या बायर्स या बाहर के जो गेस्ट जो नैनीताल ट्रैवल कर रहा है या लखनऊ ट्रैवल कर रहा है, तो उसको जो अभी सिटी में जाना पड़ता था वो सिटी में नहीं जाएगा। वो कैश एंड कैरी का काउंटर आपका शहर के बाहर होगा। उसके साथ उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये और हमने इंट्रोड्यूस करी है कि अगर मुरादाबाद में है तो वहाँ जोधपुर का सामान बिकेगा, मुरादाबाद के साथ साथ आगरा का सामान भी बिकेगा, फिरोजाबाद का भी सामान बिकेगा, और जोधपुर है तो वहाँ मुरादाबाद का भी बिकेगा। तो उससे जोधपुर वालों को मुरादाबाद का सामान वहाँ बैठ कर के मिल गया और मुरादाबाद वालों को जोधपुर का सामान वहाँ बैठ कर के मिल गया। तो इस तरह का हमारा इंटेंशन है। और जैसे राकेश जी का शुरू से विज़न रहा है कि हम 5 साल आगे कैसे अपने बिज़नेस के बारे में सोचें, ये आने वाला टाइम कैश एंड कैरी और डोमेस्टिक बिज़नेस का है। अगर हम लोगों ने अपने ब्रांड्स को नहीं सेट करा तो हिंदुस्तान का मार्केट आने वाला ब्रांड का मार्केट है। अभी जैसे ट्रम्प ने 100% का टैरिफ जो लगाया है चाइना के ऊपर, उसमें जो एक लेयर है आपकी इम्पोर्टर्स की लेयर आने वाले टाइम में ख़त्म होगी। जो हम लोगों को स्मेल आ रहा है कि इम्पोर्टर्स, क्योंकि 20 से 25%, 40% तक का अपना मार्जिन जो रिटेलर्स को माल बेचने में अपना मार्जिन रखते थे, वो मार्जिन ख़त्म करने के लिए उनको यहाँ से हटना पड़ेगा और एक रिटेलर और एक्सपोर्टर के बीच में सीधा बिजनेस इंक्वायरीज होंगी। तो बीच का जो लेयर है वो ख़त्म होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे टैरिफ में आकर के हमें बेनिफिट देगा। उसके साथ साथ क्योंकि हमारी ये 60th एनिवर्सरी है, 60th एनिवर्सरी को देखते हुए
हमने अपने 1994 से जब हमारा पहला शो प्रगति मैदान के अंदर लगा था, उस टाइम से लेकर के अब तक जो एक्सपोर्टर्स EPCS के साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार फेयर को टच कर रहे हैं, आते हैं और बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे सम्मानित एक्सपोर्टर्स को हम रोज एक सम्मान का क्योंकि तादाद ज़्यादा है, करीब 100 से ऊपर एक्सपोर्टर्स हैं जो अभी तक लगातार आ रहे हैं, और कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो एक्सपो मार्ट में हैं और लेकिन हमारे फेयर के साथ में जुड़े हुए हैं। उनको हम सम्मान देने का एक कार्यक्रम जो 5 दिन तक लगातार होगा वो हम करेंगे। उसके साथ साथ 16 तारीख को मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग भी 16 तारीख को निमंत्रित हैं और आकर के हमारा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होने जा रहा है जिसका नाम हमने दिया मंथन। मंथन शाम को 5 बजे शुरू होगा और फॉलोड बाय डिनर है। मंथन में हम कैसे EPCH को एक ग्रेटर EPCH की तरफ लेकर के जाना है, उसमें संवाद करेंगे और वो ग्रेटर EPCH कैसे बनेगी उसके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात करेंगे। उसमें हमारे बीच में हमारे मेंटोर श्री राकेश कुमार जी और हमारे जितने भी पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं EPCH के, उसके साथ साथ जो यंग जिसको हम बोलते हैं कप्स को साथ में इन्वॉल्व करेंगे, उनके विचार सुनेंगे कि उनके दिमाग में हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या फ्यूचर है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो हमें बता सकते हैं लीडर्स को कि वो हम क्या करें जिससे कि इंडस्ट्री और डेवलप हो। और पुराने जो हमारे चेयरमैन्स हैं उनसे हमें ये मालूम चलेगा कि उन्होंने क्या करा और क्या हमें करना है, क्या करना चाहिए। इस तरह का एक मंथन का कार्यक्रम होगा, आप लोग वो अवश्य अटेंड करें। और मैं इसी के साथ सभी मेरे CEO मेंबर्स, मेरे सारे मित्र, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे टीम के मेंबर्स RK वर्मा जी, रावत जी और नजम भाई, अवधेश अग्रवाल जी, राकेश जी, मेरे वाइस चेयरमैन श्री सागर मेहता जी, हमारे फेयर के अध्यक्ष जो आगरा से हैं और बहुत डायनेमिक हैं, और आगरा में आपका काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है और स्टोन के ये माने हुए एक एक्सपोर्टर हैं श्री राजकुमार मल्होत्रा जी, हमारे पास चेयरमैन हैं, महेश्वरी जी हमारे पास चेयरमैन, OP पहलादकर जी हमारे पास चेयरमैन, और मुचैला जी, गिरीश जी, रोहित ढल जी, प्रिंस जी और जैन साहब, मोहित चोपड़ा जी और हमारे तुलसी जी, सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। और हर व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने फेयर में अपना सहयोग दिया है किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसने मैसेज लिख के दिया हो या कोई सजेशन दे करके दिया हो। तो ये अगर कोई मैसेज लिख करके हमें हमारी फेयर के लिए कुछ लिख रहा है या मांग कर रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो हमारे लिए एक सजेशन है और उसका सहयोग है। हर व्यक्ति ने यहाँ पर सजेशन के साथ साथ सहयोग प्रदान करा है। उस सहयोग की वजह से ही आज आप देखेंगे कि फेयर का जो रूप है वो बिल्कुल डिफरेंट है और किसी इंडिविजुअल के ऊपर की वजह से ये संभव नहीं है। ये एक टीम का काम है और पूरी टीम ने मेरे साथ में लग करके मुझे बहुत खुशी है और आप लोगों को ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि ऐसी टीम ईश्वर सबको प्रदान करे। और मैं अपनी टीम के लिए गर्व से कहता हूँ कि मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे हैं, सारे लोग जो है एनर्जेटिक हैं, काम करने वाले हैं और मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये शो आने वाला सभी एक्सपोर्टर्स के लिए और सभी बायर्स के लिए बहुत अच्छा बिजनेस लेकर के आएगा। जब हम लास्ट डे पे बैठें तो एक इस तरह की फिगर पे डिस्कस करें जो आज तक कभी ऐसी फिगर नहीं आई है हमारे सामने। जय हिंद, जय भारत।
मैं चाहूँगा राकेश कुमार जी जो हमारे मेंटोर हैं वो अपना मार्गदर्शन हमें थोड़ा सा दें। धन्यवाद नीरज जी। मुझे लगता है नीरज जी ने पूरे फेयर का एक आपको प्रीव्यू बता दिया। अच्छा रहेगा कि इसके बताने के बाद में हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर करें, ताकि प्रेस के प्रतिनिधि यहाँ अपने क्वेश्चन आंसर करें और हमारे बीच में जो अपने अपने फील्ड के लोग हमारे बैठे हैं वो अलग अलग तरीके से फिर वो उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वाइस चेयरमैन भी होंगे, प्रेसिडेंट फेयर भी हैं, अवधेश जी हैं, हमारे सब कन्वीनर हैं, सीओए मेंबर हैं, वो बेहतर रहेगा। और दूसरा, इसके तुरंत बाद में आपको आज मौका मिलेगा कि आप प्रीव्यू देखने जरूर जाएं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस प्रीव्यू है। प्रेस प्रीव्यू है मतलब आपको हम फेयर एक दिन पहले दिखा रहे हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ से फिर आप पूरे अंदर जाकर के देखिए, आपको बूथ लगे हुए मिलेंगे, आप उसके फोटोग्राफ लीजिए, अपने यहाँ प्रकाशित कीजिए, जैसे आप न्यूज़ बनाना चाहते हैं आप बनाइए। तो हम लोग प्रेस को ये सारा आपको बता दिया ना, चेयरमैन, हाँ उनसे बुलवा दें। हाँ ठीक। तो रजत जी 2 शब्द, उसके बाद सीधा हम प्रेस पे आ गए, उसके बाद अवधेश जी और प्रेस पे आ गए। रिव्यू में आप क्वेश्चंस में पूछ लीजिएगा ना, बता देंगे। क्वेश्चन आंसर पूछिए, वो बेहतर है, बता दें, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार कहेंगे ना। आपको नंबर जो चाहिए पूछिए साहब। नहीं आप शुरू करें। Respected Rakesh ji. माइक ले। Hello. Yes. Respected Rakesh ji, our chairman. Dr. Neeraj Khanna ji. Vice chairman Sagar Mehta ji. और हमारे नेशनल कन्वीनर राकेश आर.के. वर्मा जी, राजेश रावत जी और सभी हमारे सम्मानित वाइस former presidents and dignitaries, COA members and press friends from the different presses. सर, जैसा कि राकेश जी नीरज जी ने बताया, हमारे चेयरमैन साहब ने, मुझे लगता है सारा ही कुछ कवर कर लिया। इसमें मेन जो पहले जब दुनिया और स्पेशली हमारे लोग परेशान थे कि टैरिफ का क्या होगा, टैरिफ से आने वाला क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो राकेश जी के निर्देशन से अंडर उनके गाइडेंस के साथ एक EPCH की टीम ने मंथन किया कि इस फेयर में किस तरीके से हम क्या प्लानिंग करें जिससे कि बायर अट्रैक्ट हो और हमारे जो लोग जो एग्जीबिटर हैं डिफरेंट फील्ड्स के जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनको ये कॉन्फिडेंस आए कि EPCH चुपचाप नहीं बैठा है, कुछ कर रहा है। गवर्नमेंट को भी डिफरेंट ज्ञापन दिए गए, अपनी मांगें की गई कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम आएगी टैरिफ के होने से, और हमने अपनी बात सरकार तक भी पहुंचाई और हम वेट कर रहे हैं कि कैसा क्या रिजल्ट आएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि फेयर एक दिन पहले ही हमने सेटअप कर लिया है। उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि बात साफ सफाई रहे, कि उसमें जो भी सेटअप करने में बाकी एजेंसीज हमारी लगी हुई हैं यहाँ पर, उनको हेल्प रहेगी। और सभी मेंबर्स आज आ गए हैं, मंथन भी होता रहेगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन होगा। आप लोग अभी जाके देखेंगे फेयर में कि किस तरीके की हमने चेंजेस किए हैं। और मुझे लगता है 68 एडिशन एक स्पेशल एडिशन होने वाला है। और एक अच्छी खबर ये है कि US ने चाइना के ऊपर भी काउंटर एडिशनल 100% टैरिफ लगाया है, और ये एडिशनल है तो इसका मतलब अब 140% हो जाएगा। तो जो जैसा नीरज जी कह रहे थे कि जो इम्पोर्टर्स की जो भूमिका है इसमें, जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी कम होगी और डायरेक्ट रिटेलर्स इंडिया अप्रोच करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे ये आने वाले दिन जो है वो अच्छे रहेंगे। पॉजिटिवली अगर आप सोचते हो तो 50% टैरिफ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, और इस शो से एक बहुत नया आयाम निकल के आएगा और बहुत फ्रूटफुल होगा आने वाला। थैंक यू सो मच। पिछले फेयर में कितना बिजनेस हुआ था और इस बार आप क्या मान के चल रहे हैं? एक मिनट सर, बस अभी दो वक्ता और हैं, बस उसके बाद फिर सवाल जवाब पे आएंगे। मैं सागर मेहता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोलें। नमस्कार सभी को। पहले तो मैं अपने चेयरमैन माननीय नीरज खन्ना भाई को, राकेश सर को, अवधेश जी हमारे कन्वीनर, चीफ कन्वीनर सर, और EPCH की पूरी टीम, आर.के. वर्मा सर और सारे CM मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि जो ये फाइनल आउटपुट आया है
आई वॉज ट्रेवलिंग अब्रॉड ड्यू टू सर्टन कमिटमेंट्स, बट जो ये लुक और ये सिस्टम क्रिएट कर आया, आई थिंक इट्स वेरी गुड, अनबिलीवेबल, आई मस्ट अपलॉड दैट। मुझे ना राकेश सर ने एक बहुत बड़ा विजन लिया था एक्सपो बाजार का। उस टाइम मुझे लगता था कि शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था या मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी, और आज मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट और हम सब उसी वेयर हाउसिंग की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे माइंड में ये अब समझ में आया कि व्हाट इज दिस वेयर हाउसिंग एग्जैक्टली अबाउट। मैंने लास्ट इब्जास में भी बोला था कि ये हमारे लिए नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। जो सर का थॉट है कि हम सब कंट्रीज के अंदर धीरे धीरे हर जगह के ऊपर मेजर कंट्रीज के अंदर वेयर हाउस बन रहे हैं, जिस तरीके से एक्सपो बाजार ने बना रखी है। और उसके अंदर उसका बेनिफिट ये है कि जो छोटे स्टोर्स हैं, जो इंडिया में छोटी क्वांटिटीज़ के लिए नहीं आ पाते हैं और वहाँ के इम्पोर्टर्स से लेते हैं या वहाँ पर कहीं किसी ना किसी से लेते हैं। चाइना इस पे काफ़ी काम पहले से ही कर रहा था, तो दे हैव एन एडवांटेज ओवर अस। तो उसका बेनिफिट ये है कि हम लोग अपने ब्रांड्स बनाएंगे और ब्रांड्स के अंदर माल बेचेंगे। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा होगा कि लोग उस ब्रांड को पूछ के वो माल लेने की कोशिश करेंगे कि मुझे उस ब्रांड का माल चाहिए। सो धीरे धीरे हम ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश हो जाएंगे। आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग वेरी मच ऑन इट। ये विजन सर, राकेश सर काफ़ी साल पहले लेकर आए थे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट उस टाइम मुझे शायद समझ नहीं आया, या मतलब मैं सोच रहा था मे बी इट वॉज टू अर्ली। हर आदमी ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पे समझते हैं चीज़ों को, बोट पे चढ़ते हैं। सो आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट सर द इनिशिएटिव यू टुक एट दैट टाइम, बिकॉज काफ़ी कुछ उसके अंदर प्लस माइनस करके एक्सपो बाजार ने उसको और स्ट्रीमलाइन कर दिया। एंड आई थिंक विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस एंड द गवर्नमेंट, EPCH, एवरीवन, कि हम उस प्लेटफॉर्म का एडवांटेज उठा के आगे बढ़ें। एक जिस तरीके से अभी रजत जी बता रहे थे कि यूएस ने टैरिफ इम्पोज करे हैं चाइना के ऊपर, विच इज अगेन सपोज टू बी चाइना's, आई थिंक इट्स 130% और समथिंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, 130%। तो मुझे लगता है कि इसका टाइम बिंग तो हमें एडवांटेज है ही है कि भाई एटलीस्ट जिस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग चाइना से compete करते हैं उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट विल बी लिटिल चीपर बिकॉज ड्यूटीज कम हो गई हैं, तो दैट विल बी लिटिल सपोर्टिव फॉर अस। जैसा नीरज भाई ने बोला कि एक्सपोर्टर्स को अब ये सोच के ऊपर थोड़ा सा और काम करना चाहिए कि हमें लोकल मार्केट को टारगेट करना चाहिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने GST रिड्यूस करा है, आई थिंक इंडिया विल बी द बेस्ट मार्केट फॉर अस टू गेट इन। वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट, वी शुड मेक आवर ब्रांड्स एंड वी शुड मूव फर्दर। आपका एक क्वेश्चन था कि कितने एग्जीबिटर्स हैं, मैं सॉरी लेट मी आंसर। अभी जो है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक आई एम सॉरी, थैंक यू, प्लीज। I would request Shri Abdesh Agarwal ji to speak few words. नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी फेयर में आपके ग्रेटर नोएडा में जो ये फेयर होने जा रही है उसमें शुमार है ये अक्टूबर फेयर, जिसमें 14 लाख स्क्वायर फीट एरिया में 3061 टोटल एग्जीबिटर्स हैं। 2161 एग्जीबिटर्स हॉल्स में अपनी नुमाइश कर रहे हैं और 900 परमानेंट। दुनिया की नज़र ट्रम्प अमेरिका पर है और EPCH, IML और आपकी नज़र भारत कैसे जीतेगा इस पर है, और निश्चित रूप से भारत जीतेगा और दुनिया देखेगी कि भारत इस समय में भी कैसे जीता है। 3200 बायर्स ने अभी तक अपनी कंफर्मेशन दे दी है इस फेयर में आने के लिए, और ये 3200 बायर इस समय वो आ रहे हैं जिन्हें हर हालत में खरीदारी करनी है। 1500 डोमेस्टिक बायर्स ने अपनी कंफर्मेशन दे दी है, डेली कंफर्मेशंस आ रही हैं। निश्चित रूप से ये फेयर एक नया आयाम पैदा करेगी निर्यातकों के लिए, भारत की प्रगति के लिए, और इसमें आप सबका जो अमूल्य सहयोग है वो ज़रूरी होता है और हमेशा मिलता है कि किस तरीके से भारत जीतेगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमारे मेंटोर राकेश जी ने बताया कि अभी आप एक फेयर का जब चक्कर लगाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि भारत किस प्रकार से जीतेगा, और हमें ये आशा है कि आपके द्वारा जो भी प्रेषित होगा देखने के बाद वो भारत को जिताने में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा।
टैरिफ बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ही टैरिफ खेल रही है। अगर खाली हम अकेले टैरिफ के माल में होते तो सवाल होता। सोना अगर हमारे यहाँ तेज है तो सोना अमेरिका में भी तेज है, सोना दुबई में भी तेज है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि हम लोग दुगनी ताकत से चौगने जोश के साथ इस फेयर को नए तरीके से बायर्स को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे EPCH के सारे CEOs ने, हमारे चेयरमैन ने, हमारे वाइस चेयरमैन ने, सब लोगों ने अथक प्रयास किया है संपूर्ण भारत से जो जगह हमसे अछूती थी, जिनको हम छू नहीं पा रहे थे, वहाँ से विदेशी बायर्स को अपनी फेयर में लाने के लिए। और सबसे बड़ा विषय है हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। जो आने वाले 5 दिन हैं ये स्वर्णिम इतिहास लिखेंगे निर्यात का और निर्यातकों का। यही मैं मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ। आशा है आपके माध्यम से हम सब इसमें विजयी होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए आप क्वेश्चन आंसर बोलिए। हो गया, क्वेश्चन आंसर बोलिए आप। जो है क्वेश्चन आंसर आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नीरज जी, वरिष्ठ हो गया है फेयर, जैसा कहा कि 60 साल पूरे हो गए हैं, ग्रांड ओपनिंग भी हो गई है और कह रहे हैं जो रिसेप्शन है वो भी बहुत जबरदस्त है। तो अब इतना सारी जो खबरें आ रही हैं उसके बीच में जो उम्मीद की किरण आपने दिखाई, आपने बोला कि अर्जेंटीना से एक डेलीगेशन आ रहा है, रसिया से डेलीगेशन कल आपके साथ रहेगा, तो क्या नया मार्केट पर फोकस हो गया है? अमेरिका को पीछे कर रहे हैं आप लोग? अमेरिका जो है सो है, लेकिन वो भी रहेगा, लेकिन और जो नए एरियाज हैं, जो ग्रे एरिया है, उस पर काम करने की बात हो रही है। देखिए, ग्रे एरियाज में हमने बेहद तेज़ी से काम करा है पिछले 4 महीने के अंदर। जैसे आपका अर्जेंटीना है, रशिया है। रशिया आने वाले टाइम में, रशिया बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन क्योंकि हमारा सारा फोकस अमेरिका की तरफ था, इसलिए मैं तो पर्टिकुलर ये मानता हूँ कि अगर टैरिफ लगाए तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है, और इस चैलेंज से को लेकर के हम कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में इसको फिलफिल करें, और जिसका प्रयास हम आज से नहीं, आज हम काफ़ी टाइम से हमने शुरू कर दिया था, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे फॉरेन बायर्स आ रहे हैं ये अलग अलग कंट्रीज से लंबी तादाद में यहाँ मौजूद रहेंगे। जैसा कि अग्रवाल जी ने बोला कि 3200 तो फिक्स है, मतलब वो तो बायर आ ही रहे हैं, कुछ और इसमें इजाफा होने वाला है? देखिए, ये तो 3200 जो फिगर दी है ये तो रजिस्ट्रेशन की फिगर है। कहते हैं अभी मेरे हिसाब से ये फिगर करीब 4000 से ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाली, और उसके अलावा 1000 की फिगर जानी चाहिए। अभी वो जो बाइंग एजेंट एसोसिएशन जो हमारी है, बाइंग एजेंट्स के साथ में जो बायर आता है, जो रजिस्ट्रेशन यहीं आके कराता है, या बहुत एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जो अपने बायर को बुलाते हैं और वो यहाँ आकर के रजिस्टर्ड होता है, तो 5000-6000 के आसपास कस्टमर टोटल यहाँ गिरना चाहिए। मंथन पर और एक सवाल कि मंथन में क्या ऐसा रहेगा, क्योंकि मंथन है तो काफ़ी कुछ आप उस पर रिसर्च होगा, सब कुछ होगा कि भाई कैसे इसको ग्रेटर जो आपने बोला, उस पर क्या कहेंगे राकेश जी? अगर आप प्रकाश डाल दें तो मंथन पर थोड़ा सा। देखिए, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अब हम वरिष्ठता की ओर चले गए हैं। नाउ सीनियर EPCH हो रही है, सीनियर IGF हो रहा है, और यही वजह है कि वरिष्ठ होने के बाद भी आपको अपने आप को बिल्कुल उसी डेंटिंग पेंटिंग में दिखना चाहिए। तो आप इस बार की जो हमारी जो डेकोरेशन, इंटीरियर सब देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे कि हम अभी तरुण हैं और अभी पहला फेयर है। उससे 2 मैसेज भेजना चाह रहे हैं। पहला मैसेज ये है कि जो ओवरसीज बायर आएगा तो शायद ये सोच रहा होगा कि यहाँ के जो निर्यातक हैं, यहाँ का जो फेयर है, यहाँ के लोग हैं बड़े हताश और निराश बैठे होंगे, और एक बूढ़ा सा एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि अभी पिछले 6 महीने पहले जितने भी यूरोप में फेयर हुए वो बड़े उदास थे। फेयर का उदासी शुरू होती है फेयर के गेट से, जब वो देखने शुरू करते हैं उसके पैशन को देखना शुरू करते हैं, तो ऑर्गेनाइजर के पैशन से उसके बाद में वो एग्जीबिटर के पैशन पर आता है। तो वो वहाँ एक भाव था, खासतौर पर 2-3 बड़े जो मेजर शो थे, अभी हम गए वहाँ प्रमोशन के लिए, तो उसमें यही देखा हमने। इस फेयर का मैसेज बड़ा क्लियर है। हिंदुस्तान के निर्यातक जो हैं हमारे, ख़ासतौर पे जो हैंडीक्राफ्ट के निर्यातक हैं, IGF के निर्यातक हैं, EPCH के मेंबर्स हैं,
उन सब के बाद बेचने के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ है और मार्केट अकेले अमेरिका नहीं है, मार्केट पूरा वर्ल्ड है। तो ये पहला मैसेज है। हम लोग इसी फेयर के माध्यम से इस साल लगभग 40 नई मार्केट को तराश रहे हैं और उन मार्केट्स को में जा रहे हैं जहां पर हमारा एक्सपोर्ट जो था वो एक बहुत मिनिमल था। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको ये जब जियो पॉलिटिक्स आई नहीं और इसमें टैरिफ वार आई है, उसमें उन्होंने 40 नई मार्केट्स को चिन्हित किया और 40 नई मार्केट्स में हम लोग अब काम कर रहे हैं, जिसकी डिटेल बाद में हमारे यहाँ रावत जी भी आपसे साझा करेंगे। मंथन एक ऐसा प्रोग्राम है, EPCH अभी तक एक अपने समय समय पर अपने स्वरूप को अपने बदलता रहा। जैसी जैसी कठिनाई आई, जैसी जैसी प्रॉब्लम आई, उसके साथ उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटेजी और अपने काम करने के तरीकों को बदला। आने वाले अगले हमारा 10 साल हमारा कैसा होगा और हमारी जनरेशन उस बिज़नेस को अडॉप्ट करेगी, तो वो हम एक मिलन है गोल्डन विद द नेक्स्ट जेन, वो एक मिलन है। गोल्डन मीन्स जो हमारे वरिष्ठ निर्यातक हैं, जो फर्स्ट जनरेशन थे, जो पहले की जनरेशन थे, जो काम कर रहे थे, और अब जो नए लोग आना चाहते हैं, उसमें नए बडिंग एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं और उसमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। तो इन दोनों का एक तरह से हम लोग वहाँ समावेश देखना चाहते हैं, इन दोनों की कनेक्टिविटी देखना चाहते हैं। एक के पास एक्सपीरियंस है और दूसरे के पास उत्साह है, इन दोनों को हम कनेक्ट करके करना चाह रहे हैं। इसी मंथन के सिलसिले में हम ये देखना चाहते हैं कि अभी तक हमारी दौड़ मात्र कुछ देशों तक थी, वो देशों से कुल मिलाकर के देखा जाए तो 32 देशों तक हमारी दौड़ थी। हमारा एक्सपोर्ट का डाटा भी अगर आप देखें तो कुल मिला के 11 कंट्री हमारा 76% ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, और उसमें से भी 34% हम अमेरिका को करते थे, 33% अकेला हम यूरोपियन यूनियन को कर रहे थे। तो ऐसे में अब हम अपने आप को कैसे बदलें और नई जियो पॉलिटिक्स में हम अपने आप को कहाँ कैसे कैसे लेके जाएं, मंथन उसी पर आधारित होगा। मंथन में एक और चीज़ खास तौर पे होगी कि बायर्स ने तो हमारे यहाँ अलग से लेयर काट दी, यानी अब वो बायर हर जगह हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर के बाद डायरेक्ट जाना चाह रहा है। लेकिन क्या हम आने वाले समय में वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की एक परत को कम कर सकते हैं, यानी हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं कह रहे, हम क्या वहाँ डायरेक्ट रिटेलर तक, मॉम एंड पॉप स्टोर तक, स्पेशलिटी स्टोर तक, बुटीक स्टोर तक, क्या हम अपने उत्पाद को डायरेक्ट ले जा सकते हैं? अगर ले जा सकते हैं, अगर हाँ है और हम उस करने की शक्ति रखते हैं, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी 2 साल पहले हो चुकी है और जिसमें पाइपलाइन ऑलरेडी सेट कर दी गई। USA में वेयर हाउस खोल दिए गए हैं, यूरोप में वेयर हाउस खोल दिए गए हैं, USA और यूरोप में दोनों में शोरूम भी चालू हो गए हैं। अभी 3 हैं और जनवरी के बाद में 6 हो जाएंगे, ऐसा कर रहे हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी उसको बड़े तरीके से देख रही है और अभी हाल ही में माननीय कपड़ा मंत्री ने हमारे साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था कि मैं इसी प्रयोग को वास्तव में हमारी आने वाला जो कल है, हमारे निर्यात की जो एक बड़ी जो हम कहेंगे स्ट्रेंथ होने वाला है, यही प्रयोग होने वाला है, जहां पर हम सामने होलसेलर और इंपोर्टर के एक चैनल को अगर हम कट करेंगे और हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो वही एक तरीका है कि जिसके जरिए हम वहां पर अपना बीच का एक लेयर के जरिए एक परत कम करेंगे, हमारा उत्पाद वहां सस्ता होगा और डायरेक्ट फ्रॉम D to B जाएगा अभी, यानी डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से हम अभी वहां पर बिजनेस वाले के पास जाएंगे। उसके अगले 15 साल में हम शायद D to C भी जाएंगे, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, वो उसके नेक्स्ट बात है। अभी हम जिट प्रणाली के जरिए, यानी जस्ट इन टाइम के जरिए 3 दिन के अंदर हर दुकान के अंदर अपना वो सामान पहुंचाना चाहते हैं, हर रिटेलर को वो सामान पहुंचाना चाहते हैं। जो रिटेलर हमेशा अपना सामान वाया लेता है और उसके अंदर 70-80% ऐड करता है। मेरी ये बात जो है वास्तव में एक अपने जो अभी के जो निर्यातक हैं, खासतौर पे वो बड़े निर्यातक हमारे बीच में, हमारे मित्र भी हैं, हमारे साथी हैं, उनके लिए शुरू में समस्या उत्पन्न कर रही होगी और उनको लगेगा कि हम बीच में अगर वो चैनल हटाएंगे तो शायद हम लोग जो बाइंग एजेंसी से काम करते हैं, हम डायरेक्ट काम करते हैं, हमारे काम में बाधा पड़ेगी या हमारी क्वांटिटीज़ कम हो जाएंगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा। आने वाला समय यही है, अगर हम आज अडॉप्ट करेंगे तो हम रहेंगे और नहीं करेंगे तो हम परफॉर्म और पेरिश, यही होने वाला है और इसी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पिछले कुछ तो ये हमारा मंथन है बेसिकली। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में जो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी पर पिछले कुछ समय में तेजी से बदलाव आया है, विशेष रूप से US की टैरिफ पॉलिसी के बाद कई देश प्रभावित हुए हैं।
तो ऐसी स्थिति में हर देश दूसरी मार्केट तलाश रहा है और अपने डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत कर रहा है। इस स्थिति में भारत में अपने डोमेस्टिक, जो आपने भी बोला है, डोमेस्टिक मार्केट को फोकस करके तेजी से चल रहा है, लेकिन इसका वो चाइना का हमारे यहाँ काफी, तो क्या हम चाइना के अंदर इस पर अपना कुछ स्पेस तलाश पा रहे हैं क्या? हमारे चेयरमैन साहब बताएंगे आपको। हमारी वन ऑफ द मेजर मार्केट आने वाले समय में चाइना है, और चाइना के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो कि हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, वो लोग बहुत लाइक करते हैं। चाइना में जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं, वहाँ के फेयर में जा रहे हैं और इंडिविजुअली जा रहे हैं, चाइना हमारी एक बड़ी मार्केट के नाते पर आ रहा है। क्योंकि पहले हमें लगता था कि चाइना हैंडीक्राफ्ट में ज़्यादा होगा, धीरे धीरे हमारा कंपटीशन चाइना के साथ हैंडीक्राफ्ट में कम हो रहा है। वो वियतनाम के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना में वो लोग जो आज दिन तक हाथ से बनाते थे, धीरे धीरे वो मशीन की तरफ चले गए हैं और मशीन से बनाने वाले टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गए हैं। चाइना के अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसलिए वहाँ की जो लेबर है, उस लेबर के साथ अब कंपटीशन एक लिमिटेड है। और ख़ासतौर पर थैंक्स टू मिस्टर ट्रंप, जिन्होंने आज कल शाम तक तो 100% एडिशनल लगा दिया, आज कल सुबह का पता नहीं है, लेकिन अभी उत्साह है लोगों में। और मुझे लगता है बड़े टाइमली उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो लगता है नीरज जी ने कोई अपनी नेटवर्किंग की है, तो जिसके जरिए यहाँ पर ऐसा उत्साह, एक उत्साह का माहौल है, बाहर में उत्साह है। और यूएस से लोग आ रहे हैं पिछले 2 दिन में, खासतौर पे कल रात से और आज सुबह से वीज़ा लेने के लिए बार बार लेटर वहाँ से आ रहे हैं। टोटल 77 लोगों को कल शाम को वीज़ा के लेटर इशू किए थे, तो बड़ी तादाद में यूएस से बाहर यहाँ आ रहा है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। चाइना के ऊपर लगा दिया है 100%, तो आपने इंडिया में उत्साह है, ठीक है, क्या भरोसा है कि यूएस इंडिया को नहीं लगाएगा? ऐसा आज शाम तक की खबर है, कल सुबह आप भी नहीं जानते क्या हो, और शायद वो खुद भी नहीं जानते लगाने वाले। ऐसा है, कल सुबह का तो उनको भी नहीं पता है बेचारों को, क्योंकि वो किसी नीति में कुछ नहीं हो रहा, वहाँ नीति में नहीं हो रहा, मूड पे हो रहा है। जब सरकार और देश मूड पे चलने लगती है, तो फिर उसका भविष्य उसी को पता है कि क्या होगा। तो नीति से आपने युवाओं को शामिल करने के लिए बोला, तो अभी तक कितने लोगों को इसमें शामिल किया और किस तरीके से उनको और आगे जोड़ने के लिए रणनीति बना? लगभग 700 लोग हमारे साथ ऑलरेडी इसमें जुड़े हैं, जो अभी नीरज जी ने बताया। एक अलग से प्रोग्राम चल रहा है, कब्स मतलब शेर का बच्चा, वो हमारे शेर के बच्चे हैं जो अब हमारे साथ आगे आने वाले हैं। मंथन के जरिए अब हम ये तैयार कर रहे हैं। अभी तक ईपीसीएच 5 रीजन के जरिए काम करती थी, 6 रीजन हो गए थे बाद में, अभी क्या 7 हो गए, नॉर्थ ईस्ट अब आ गया 7 में, 7 रीजन हो गए। तो बेसिकली हम 7 रीजन से काम करते हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 रीजन जो थे, नॉर्थ सेंट्रल रीजन और नॉर्थ वेस्ट रीजन, ये 3 रीजन ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन बाकी 4 भी कर रहे थे। अब नया जो प्रयोग शुरू हुआ है, जो मंथन का प्रयोग शुरू हुआ है, जिसमें आप सब कर्णधार यहाँ बैठे हैं हमारे, और जो हमारे ट्रेड को चलाते हैं, उन लोगों ने लगभग 187 क्लस्टर में काम करने की ठानी है। अब ईपीसीएच 187 चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करने वाला है। उस जगह में चाहे ईपीसीएच के 5 मेंबर्स हों, लेकिन वहाँ भी एक्टिविटी होगी जहाँ ये काम होगा। चाहे वो किशनगढ़ हो, वहाँ पेंटिंग बनाने वाले बैठे हैं, चाहे वो गंगानगर हो, कोई भी जगह है जहाँ पर 10 से ज़्यादा 20 कारीगर हमारे मेंबर्स हैं, सरदार शहर है, ऐसी जगह, लेकिन वो जगह बढ़ सकती हैं, ऐसी जगह को हम मान के चल रहे हैं। तो अब लार्ज क्लस्टर के अलावा छोटे क्लस्टर और मध्यम क्लस्टर के बीच में भी काम की हम लोगों ने ठानी है, और वहाँ से एंटरप्रेन्योर, यंगस्टर, वो सब लोग आगे बढ़ेंगे, और जो एक वातावरण है उसको तैयार किया जाएगा। निर्यात के लिए जो प्रोडक्ट बनता है वो वास्तव में इतना खूबसूरत और इतना ज़्यादा क्वालिटी के लिए उन्नत होता है कि उस प्रोडक्ट को जब हम देसी मार्केट में उतारते हैं तो हर आदमी उसको हाथ खोल करके उसको लेना चाहता है। तो हमारी डोमेस्टिक अपनी मार्केट और साथ में बाकी देशों की मार्केट के अंदर भी हम इसको साथ में ला रहे हैं। और एंटरप्रेनर, यंग बडिंग एंटरप्रेनर, दे आर गोइंग टू बी अवर फोकस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इस पर नीरज जी कुछ और कहना चाहेंगे? ठीक है। मेरा सवाल था कि जो जीएसटी का जो अभी फर्क पड़ा है, क्या इसमें हैंडीक्राफ्ट के जो छोटे छोटे जो कारीगर हैं उनको क्या इसमें लाभ मिलेगा? देखिए, कारीगर जो है डिपेंड होता है एक्सपोर्टर पे या डोमेस्टिक खरीदार के ऊपर। तो जब टैक्स कम हुआ है तो सेल डेफिनेटली बढ़ेगी,
और जब हमारी सेल बढ़ेगी तो हम कारीगर से ही माल बनवाना है हमें, तो कारीगर भी इससे जो है बेनिफिशियल होगा निश्चित रूप से। आप ये भी बता सकें, जिस तरह से यूएस आपके लिए सबसे बड़ा मार्केट रहा है, टैरिफ से चैलेंजेस जरूर आए हैं, तो अभी VTA पर बातचीत चल रही है, उससे किस तरह की उम्मीदें हैं, और जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं उससे कैसे नए मार्केट्स ओपन अप हो रहे हैं? साथ ही जहाँ तक एक्सपोर्टर्स की बात है, क्या उनको किस तरह के सपोर्ट की भी जरूरत है? आप क्या पॉलिसी फ्रंट पर किसी तरह का आप उम्मीद करें कुछ राहत दी जाए, ताकि ये जो मुश्किल समय पीछे रहा है और ग्लोबली उठापटक हो रही है, काफ़ी प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, तो उसमें क्या कुछ राहत भी देनी होगी? मैं बोलूँ? हाँ बोलिए, आप बोलिए। ऐसा है मचंदा जी, आपने बड़ा ठीक कहा। वास्तव में आप अपने मंच के थ्रू, खासतौर पे जी बिजनेस के थ्रू जो SME मंच आप लेके आते हैं, जी पर पूरा प्रोग्राम लेके आते हैं, उसमें आप नॉर्मली इन चीज़ों को आगे रखते हैं। अभी हमारे चेयरमैन एक डेलीगेशन लेके गए थे UK, जिसमें सेक्रेटरी टेक्सटाइल थी और पूरे टेक्सटाइल सेक्टर का एक डेलीगेशन गया था। और वो जो FTA रिसेंट हमारा UK के साथ साइन हुआ है, जो अगले साल में लगभग उसकी शुरुआत हो जाएगी, वास्तव धरातल पर आ जाएगा। ऐसा जो 13 अभी FTA हैं, उन 13 FTA में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जापान उसमें खास तौर पे एक इम्पोर्टेंट है। आपको मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि अभी इस वक्त हम जापान में कोबे के अंदर ओसाका के साथ जो जगह है, वहाँ ऑलरेडी एक EPCS का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, जिसमें हमारे करीब 20 एंटरप्रेन्योर और जो हमारे आर्टिसंस हैं वो वहाँ भाग ले रहे हैं। उस कार्यक्रम के अंदर EPCS के तत्वाधान में वो कार्यक्रम साथ में चल रहा है। ऐसे जितने भी FTA के साथ हमारे FTA हुए हैं, उन FTA में वो काम हो रहा है। कॉमर्स मिनिस्टर के साथ लगातार और कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ लगातार बात हो रही है कि और अधिक से अधिक FTA हमारे साइन किए जाएँ और जहाँ पर हम उनके साथ काम कर सकें। FTA के अलावा जो अभी US का जो पूरा का पूरा इशू है, उस इशू पर जैसे और एक्सपोर्ट मिनिस्टर काउंसिल ने, हमने भी यहाँ पर एक अपना सबमिशन दिया है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को, और उस सबमिशन में हमारा कुल मिलाकर के एक एनालिसिस हमने उनको दिया है। उस एनालिसिस में हमने बताया है कि हमारा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पूरा हैंडीक्राफ्ट का किसी से कंपटीशन नहीं। हमारे डिफरेंट HS कोड के कंपटीशन डिफरेंट कंट्री से है। यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका कंपटीशन वियतनाम से है, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका कंपटीशन हमारा बांग्लादेश से है, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका कंपटीशन हमारा टर्की से है, अलग अलग कंट्री से है, कुछ का इंडोनेशिया से है। और हमने उनके जो टैरिफ रेट्स हैं, चाइना हमारे लिए इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, चाइना उसके बाद आया कंसर्न, 40-50% कंसर्न चाइना भी, मेटल वगैरह में चाइना का कंसर्न है। उनमें जो टैरिफ रेट लगे हैं और हमारे यहाँ जो टैरिफ रेट लगे हैं, उसका एनालिसिस देकर के हमने बताया कि हम लोग मार्केट में जाने के बाद कितने एक्सपेंसिव हैं देन दी अदर कंट्री। जब मेरा लैंडिंग प्रोडक्ट का एक लैंडिंग प्राइस जब US में रहेगा और बाकी कंट्री का रहेगा, उन कंट्री का रहेगा कंपटीटर कंट्री, तो हम कितना उसमें लॉस में हैं। ये नॉर्मली जो हमने देखा करीब -19 मतलब 19% से लेके 34% तक हम लोग एक हमने कम्पिटिटिव फिगर बनाई है, जिसमें हम लोगों का अपना गैप है। ये क्रिटिकल गैप है। इस क्रिटिकल गैप को मीट करने के लिए हमने सरकार को कुछ अपनी जो है रिक्वेस्ट रखी हैं इस डाटा के साथ में, और उसको आपको पेपर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारे रावत जी और वर्मा जी अपने ED हैं, वो आपको एक बकायदा इसका सबमिशन हुआ है, जिसके अंदर में हम लोगों ने ROSCTL की बात भी की है, जिसके अंदर हमने ख़ासतौर पर एक तरह से सपोर्ट, कैश सपोर्ट भी कहा है कि एक एवरेज कैश सपोर्ट बनाया जाए उस मार्केट के लिए। और साथ ही हमने कहा है कि बैंक से भी कुछ राहत दिलाई जाए, जो अभी हमारे प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है, जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, उसमें फर्दर उसको इजाफा किया जाए। और इसके साथ ही हमने वहाँ पर ये भी कहा है कि हम लोगों की मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स की सपोर्ट बाकी कंट्री के लिए बढ़ाई जाए। तो अभी क्योंकि सरकार भी अभी तक बातचीत में लगी थी और पिछले महीने के बाद ही शायद ऐसा बात लगी है कि शायद US में बहुत कुछ उसका हमें कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अभी तक तो उसके ऊपर कुछ सरकार की तरफ से हमें कुछ राहत के बिंदु नहीं मिले हैं। एक और ख़ास बात हमने कही थी कि पूर्व में ATHSC एक होता था सेक्शन इनकम टैक्स में, जिसके जरिए ऑल टैक्सेस ऑन द इनकम टैक्स वर फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स, वो ATHSC सेक्शन था। हमने उसको भी रिवाइव करने की बात की है, ताकि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जितना भी एक्सपोर्ट्स है उस पर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिले।
तो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं। जब आपका जो लोग खासतौर पे यूएस एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो वैसे ही घाटे में होंगे, माइनस में होगा तो इनकम टैक्स तो वैसे ही क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक राहत है और ख़ासतौर पर वो सरकार का एक साथ की बात है, उसके साथ में साथ रहेगा। ये बातें साथ में हुई हैं, इन बातों पर चर्चा हुई है, सामूहिक रूप पर भी हुई है सब एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन काउंसिल की, और इंडिविजुअल तौर पर भी हुई है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तीनों जगह इनकी चर्चा जारी है। अच्छा सर, एक अभी यहाँ पर 108 में यूपी इंटरनेट ट्रेड फेयर शुरू हुआ था, तो एक अजीब तरह का अनुभव मुझे देखने को मिला। तो एक उत्पादक अपना उत्पाद लेकर आए थे, तो मैंने उनसे पूछा भाई यूएस टैरिफ के बाद तुम्हारे जो इम्पोर्ट है उस पर क्या फर्क पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि हमें मुनाफा बढ़ गया है। तो मैं शौकीन होकर भाई कैसे मुनाफा बढ़ गया आपका? तो उन्होंने कहा कि यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, लेकिन वह के जिनके ऊपर यूएस का टैरिफ नहीं था और यूएस में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा थी, तो उन देशों ने हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदना शुरू किया और बाया दूसरे तरीके से यूएस में जाकर के महंगा बेचा और हमें मुनाफा हो उसमें। तो कि यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोग पहला तो ऐसा है कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को हम लोग एज ए ईपीसी प्रमोट नहीं करते, और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कोई कुछ करे उसके लिए हमें कोई उसमें हमारे पास कोई ऐसा उसकी जानकारी भी रहती है तो हम उसको आगे शेयर नहीं करते और ना बताते हैं, कोई हम उसको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। ये वाया वाली पॉलिसी इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि हर प्रोडक्ट के साथ कंट्री ऑफ ओरिजिन का एक टैग होता है, और वो कंट्री ऑफ ओरिजिन का टैग जो होता है वो उस प्रोडक्ट के कहाँ बना है वो उससे होता है। अब वो कहीं भी चला जाए प्रोडक्ट, अगर मैं मान लो लोग ऐसा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ से मैक्सिको भेज दें, मैक्सिको में जाके कर दें, कुछ कंट्री ने जैसे कोरिया ने, चाइना ने ऐसा करने की कोशिश किया कि वहाँ जाके असेंबली लाइन शुरू कर दी। तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से भेजे और उसके बाद में वहाँ असेंबली की पूरी। तो इसका मतलब वहाँ उन्होंने वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू एडिशन करने के बाद एक्सपोर्ट किया। हमारे यहाँ ऐसी जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ से किसी ने ऐसे कोई कुछ किया हो, और ऐसा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लोगों में लोग बहुत सीधे हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। तो ऐसा हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि हम लोग मतलब, क्योंकि हम लोग ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं खुद कंपनियों के मालिक हैं, कोई ऐसी बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं, तो वो सामान लेते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। तो एक तरह से उस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरी कुछ और चीज़ें हैं जो बायर अपने लेवल पर कुछ कर रहे हों तो वो शायद कर सकते हो। तो बिज़नेस में तो हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रॉब्लम के बाद में उसके समाधान के लिए रास्ते तराशता है, वो क्या रास्ते तराश रहे हैं तो आई थिंक उनको मालूम होना चाहिए। हाँ।